फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, आधा हम लोग आज डिस्कस करेंगे, आधा कल डिस्कस करेंगे। इससे कंप्लीट हिस्ट्री इसमें कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। फर्स्ट है, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ जो हैं, इस क्षेत्र में लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले जो है गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना कब आरंभ किया था, कहाँ आरंभ किया था? तो 8000 वर्ष पूर्व किया था। और कहाँ पे किया था? तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों पर किया था। ओके, तो उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों पर इस क्षेत्र में लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, भीमबेटका। भीमबेटका अब आएंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। भीमबेटका ये जो है, ये कहाँ पे है? आधुनिक मध्य प्रदेश में है। ओके, तो भीमबेटका जो है वो आधुनिक मध्य प्रदेश में है। इस पूरा स्थल पर जो है गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि भीमबेटका में क्या मिला है? तो भीमबेटका में गुफाएं मिला है, कंदराएं मिला है। ओके, और लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवा से राहत मिलती थी। ओके, और ये गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये गुफाएं जो स्थित हैं फ्रेंड, वो नर्मदा घाटी के पास है। ओके, ये गुफाएं कहाँ हैं? तो नर्मदा घाटी के पास है। आगे देखेंगे फ्रेंड, तो इंपॉर्टेंट है कि भीमबेटका कहाँ है? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। और इस पूरा स्थल पर गुफा व कंदराएं मिली हैं। ओके, इस पूरा स्थल पर गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवा से राहत मिलती थी। और ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। आगे देखेंगे, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। ओके, और जैसे कि बुर्ज होम कहाँ है? तो बुर्ज होम जैसे वर्तमान में कश्मीर में है। तो लोग जो होते थे गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहते हैं। तो गर्तवास किसे कहते हैं? गर्तवास उसे कहते हैं जहाँ लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, उसे हम गर्तवास कहते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थल पर झोपड़ियों और घरों के क्या मिले हैं? निशान मिले हैं। जैसे कि बुर्ज होम में वर्तमान कश्मीर के लोग जो होते हैं गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिसे हम क्या कहते हैं? जिन्हें गर्तवास कहते हैं। ओके, और मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है, वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। ओके, तो सबसे पहले जो है स्त्री पुरुषों ने कहाँ पे जो है इस इलाके में जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। तो मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है। ऐसे भी क्वेश्चन एसर्शन रीजन में पूछता है फ्रेंड कि मेहरगढ़ जो है वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूँ, जौ उगाना आरंभ किया था। तो वो मेहरगढ़ था। ओके, और 8000 जब वर्ष पूर्व पूछेगा तो 8000 वर्ष पूर्व जो है था वो तो गेहूँ और जौ, तो वो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ होंगी। ओके, जब 8000 लिख देगा आगे तो वहाँ सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ होंगी। लेकिन जब डायरेक्ट देगा कि जहाँ की स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूँ, जौ उगाना आरंभ किया और भेड़ बकरी पालना सीखा, तो वो स्थान कौन सा था? वो स्थान मेहरगढ़ था। ओके, तो इंपॉर्टेंट है। गर्तवास किसे कहते हैं? तो गड्ढे के नीचे जो घर बनाए जाते हैं उसे गर्तवास कहते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं फ्रेंड। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है फ्रेंड कि जहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली थी। ओके, जहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली, इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। ओके, और मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। और प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे। तो प्रत्येक घर में कितने कमरे होते थे? तो मेहरगढ़ में जो चौकोर, गड्ढे तथा आयताकार जैसे अवशेष मिले थे। ओके, और प्रत्येक घर में जो होते थे 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। ओके, तो मेहरगढ़ में कुछ गड्ढे मिले थे जिसमें 4 कमरे होते थे और जो घरों में के अवशेष वहाँ मिलते थे, और वो कमरे जो होते थे जिसमें कुछ संभवतः भंडारण के काम आते थे। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे और लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता था, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। ओके,
तो इसको असर्शन रीजन में भी क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड कि मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं और लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है कि मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली थी। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। ओके, तो असर्शन रीजन में क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड कि जो है एक कब्र में एक साथ जो है एक बकरी को भी दफनाया गया था। और आगे देखते हैं, और इस नगरों में से जो है इस नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्से में जो है विभाजित किया गया था। ओके, और पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा जो था मेहरगढ़ का वो बड़ा होता था। और लेकिन ये निचले इलाकों में जो थे निचले इलाकों में जो है भाग ऊंचाई वाले जो थे भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। तो नगर दुर्ग किसे कहा जाता है? तो नगर दुर्ग जो है वो पुरातत्वविदों ने जो है मेहरगढ़ में जो पूर्वी हिस्सा बड़ा था और इलाके में ऊंचाई से जो पुरातत्वविद होते थे उन्हें नगर दुर्ग कहा जाता था और निचले हिस्से को निचला नगर कहा जा गया है। ओके, आगे देखेंगे, मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। तो महान स्नानागार किसे कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो में जो है खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। और कालीबंगा, लोथल, ओके, कालीबंगा और लोथल। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? तो कालीबंगन जो पड़ता है फ्रेंड वो पड़ता है राजस्थान में। ओके, लोथल कहाँ पड़ता है? तो लोथल गुजरात में पड़ता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। ओके, और जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। तो असर्शन रीजन में क्वेश्चन पूछता है कि कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। ओके, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। ओके, और हड़प्पा सभ्यता के लोग जो होते थे पत्थर की मोहरें बनाते थे। तो कहाँ के लोग जो होते थे पत्थर की मोहरें बनाते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो होते थे वो पत्थर की मोहरें बनाते थे। ओके, और इन आयताकार मोहरों पर जो था इन आयताकार मोहरों पर समांतर जानवरों के चित्र मिलते थे। ओके, और हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो काले रंग से डिजाइन किए गए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस डिजाइन से बर्तन बनाते थे? तो वो खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सारे इंपॉर्टेंट बस पॉइंट है फ्रेंड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट, मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो कपास की खेती कहाँ होती थी? कपास की खेती जो होती थी फ्रेंड वो मेहरगढ़ में होती थी। ओके, कपास की खेती जो होती थी मेहरगढ़ में होती थी। और मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले थे, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से भी चिपके मिले थे। ओके, तो कहाँ मिले थे? तो मोहनजोदड़ो से कौन से टुकड़े मिले थे? तो कपड़े के टुकड़े मिले थे। ओके, अवशेष मिले थे, चांदी के फूलदान के ढक्कन भी मिले थे तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले थे। तो ओके, इंपॉर्टेंट है कि कपास की खेती कहाँ होती थी? तो कपास की खेती जो होती थी मेहरगढ़ में होती थी। ओके, और मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला था? तो वहाँ कपड़े के टुकड़े मिलते थे, अवशेष मिलते थे, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले थे। ओके, और पक्की मिट्टी तथा फ्यांस से बनी तकलियाँ जो होती थी सूत कताई का संकेत देती थी। ओके, तो फ्यांस क्या होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड कि फ्यांस क्या है? फ्यांस जो होता था वो पक्की मिट्टी से बर्तन होते थे। ओके, तथा और वहाँ तकलियाँ जो होती थी सूत कताई का भी संकेत देती थी। फ्यांस जो होता है फ्रेंड ये एक जो होता है वो एक पक्की मिट्टी का जो बर्तन एक गिलास जैसा होता है। ओके, और वो जो होता है उस पर जो पक्की मिट्टी तथा तकलियाँ सूत उसमें कताई का संकेत देती थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, हड़प्पा के लोग जो होते थे तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान में करते हैं। ओके, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का आयात कहाँ करते थे? तो आज के समय में राजस्थान में करते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ तक कि आगे देखेंगे, पश्चिम एशियाई देश जो थे ओमान से तांबे का आयात किया था। तो ओमान का आयात कहाँ हुआ था? तांबे का आयात कहाँ हुआ था? तो तांबे का आयात जो हुआ था, तांबा कहाँ से आया था? तांबा जो आया था फ्रेंड ओमान से आया था। ओके, तो एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। ओके, और कांच से बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु क्या कहलाती थी? धातु टिन का आयात जो होता था तो वो ईरान से हुआ था। तो टिन का आयात कहाँ से हुआ था? टिन का आयात ईरान से हुआ था। ओके, तांबे का आयात जो हुआ था ओमान से। इंपॉर्टेंट है, पूछता है फ्रेंड कि तांबे का आयात कहाँ से हुआ था? तांबा जो आया था ओमान से आया था। और टिन जो आया था, टिन कहाँ से आया था? टिन जो आया था फ्रेंड वो आया था ईरान से। ओके,
तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात जो था वो आधुनिक ईरान से किया जाता था, ओके, और अफगानिस्तान से किया जाता था। और सोने का आयात जो होता था आधुनिक कर्नाटक से होता था। सोना कहाँ से आया था? तो सोना जो आया था कर्नाटक से आया था। तो टिन जो आया था ईरान और अफगानिस्तान से आया था। सोना जो आया था वो कर्नाटक से। और बहुमूल्य पत्थर का आयात जो होता था वो कहाँ से आया था? वो गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से किया जाता था, ओके। तो इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड कि एशियाई देश जो थे ओमान से तांबे का आयात किया जाता था, जिसमें कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु जो होती थी वो टिन का आयात करते थे, ओके। तो तांबा जो आया था ओमान से आया था, और धातु और टिन जो आया था वो ईरान और अफगानिस्तान से आया था। और कर्नाटक बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और जो कर्नाटक और बहुमूल्य कर्नाटक जो था वो सोने के लिए प्रसिद्ध था, और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था, ओके। तो इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आगे देखें कच्छ वेरी इंपॉर्टेंट। कच्छ के इलाके में खादीर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा था, ओके। तो धौलावीरा नगर कहाँ बसा था? तो धौलावीरा नगर जो था वो रण एवं कच्छ के बीच में जो था, खादीर बेट के किनारे जो था वो नगर बसा था, ओके। और लोथल कहाँ था? तो लोथल जो था वो गुजरात में था। कालीबंगा और लोथल जो था वो गुजरात, कालीबंगा जो पड़ता है राजस्थान में पड़ता है, लेकिन लोथल कहाँ था? लोथल जो था वो गुजरात में है, ओके। तो ये क्वेश्चन एसर्शन रीजन में पूछता है फ्रेंड डायरेक्ट। कच्छ के इलाके में खादीर बेट से किनारे धौलावीरा नगर जो था वो बसा था, ओके। तो और वहाँ क्या था? वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ रहती थी, ओके। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, और धौलावीरा नगर को 3 भागों में विभक्त किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। धौलावीरा नगर को कितने भागों में विभाजित किया गया था? धौलावीरा नगर को 2 नहीं 3 भागों में विभाजित किया गया था। हमेशा एग्जाम में देता है कि कच्छ के इलाके में खादीर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा था, ओके। और वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर जो थे 2 भागों में विभक्त थे, लेकिन धौलावीरा नगर जो था वो 3 भागों में बांटा गया था, ओके। धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। और जो खादीर बेट के किनारे धौलावीरा कच्छ के इलाके में खादीर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। गुजरात की खंभात की खाड़ी, वेरी इंपॉर्टेंट। खंभात की खाड़ी कहाँ है? तो खंभात की खाड़ी जो है गुजरात में है, ओके। तो गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से जो है मिल जाता था, ओके। और यह पत्थरों और शंकुओं और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो कौन सा नगर जो था वो पत्थरों, शंकुओं, धातुओं से बनाई गई चीज़ों का केंद्र था? तो वो था लोथल, गुजरात, ओके। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ये सारे मेरे नोट्स मैं खुद बनाई हूँ। तो गुजरात की खंभात की खाड़ी में जो थे में मिलने वाले जो साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर जो था ऐसे स्थान पे बसा था जहाँ कीमती पत्थर जो था जैसे कच्चा माल आसानी से जो था मिल जाता था, ओके। और यह पत्थर जो थे ये पत्थर और शंकुओं और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, और इस नगर में एक भंडार गृह भी था, ओके। तो इम्पॉर्टेंट है। खंभात की खाड़ी, गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाले साबरमती की एक उपनदी के किनारे कौन सा जो था नगर बसा था? तो लोथल नगर बसा था, ओके। और ऐसे स्थान पे बसा था जहाँ कीमती पत्थर मिलते थे जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों और शंकुओं और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, और इस नगर में एक भंडार गृह भी था। तो ये टीचिंग के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, हिस्ट्री के क्वेश्चन, ओके। आगे देखेंगे। लोथल का बंदरगाह जो था यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। लोथल का बंदरगाह जो था, बंदरगाह कहाँ है? लोथल जो है बंदरगाह कहा जाता है, ओके। तो लोथल का बंदरगाह जो था यह बहुत बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, ओके। यहाँ जो है समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी, और संभवतः यहाँ पर जो था माल चढ़ाया और उतारा जाता था, ओके। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि लोथल का बंदरगाह यह बहुत बड़ा तालाब था और लोथल बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाले नावें रुकती थीं, और संभवतः यहाँ पर जो था माल चढ़ाया उतारा जाता था, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे फ्रेंड। यहाँ पर एक इमारत मिली थी जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। तो मनके बनाने का काम कहाँ होता था? तो लोथल के बंदरगाह पे होता था। वहाँ जो इमारत मिलती थी वहीं पे मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं, ओके। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड
अब आते हैं वेद पे। अब आते हैं वेद क्या है, तो वेद 4 होते हैं। वेद जो होते हैं 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ओके, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अर्थवेद। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सबसे पुराना वेद कौन सा है, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पुराना वेद जो होता है ऋग्वेद होता है। ओके, जिसकी रचना कब हुई थी, तो जिसकी रचना की गई थी, एग्जाम में देता है क्वेश्चन फ्रेंड, क्या ऋग्वेद की ऋग्वेद को जो है जो लिखा गया था, तो ऋग्वेद जो था वो सबसे पुराना वेद था जिसको लिखा गया था। तो ऋग्वेद को लिखा नहीं गया था, ऋग्वेद की रचना हुई थी। ओके, जिसकी रचना हुई थी, इंपॉर्टेंट है। रचना लगभग कब हुई थी, तो 3500 साल पहले हुई थी। तो ऋग्वेद की रचना कब हुई थी, तो 3500 साल पहले हुई थी। ओके, और ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। तो ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएं हैं, तो 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, तो जिन्हें सूक्त कहा जाता है। ओके, और इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण थे। ऋग्वेद में कितने देवता थे, तो 3 देवता होते थे फ्रेंड। कौन कौन से, तो अग्नि, इंद्र तथा सोम। अग्नि, इंद्र तथा सोम। अग्नि कौन से देवता थे, तो अग्नि आग के देवता होते थे। इंद्र किसके देवता थे, तो इंद्र युद्ध के देवता होते थे। सोम एक पौधा है, ओके, जिसमें एक खास पेय बनाया जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद जो था सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद की भाषा जो थी संस्कृत थी। इसकी रचना हुई थी जो लगभग 2500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है, अग्नि, इंद्र, सोम। और अग्नि जो थे आग के देवता थे, इंद्र युद्ध के देवता थे, और सोम जो था एक पौधा होता था जिसे एक खास पेड़ पर बनाया जाता था। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं इनाम गांव पे। इनाम गांव जो था, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं फ्रेंड। इनाम गांव क्या था, इनाम गांव जो था ये कहाँ पड़ता है, ये महाराष्ट्र पड़ता है। ओके, तो इनाम गांव यह भीमा की सहायक नदी के घोड़े के किनारे पर एक जगह है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देता है फ्रेंड क्वेश्चन एसर्शन रीजन में कि इनाम गांव एक भीमा के सहायक नदी घोड़े के किनारे जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो सहायक नदी जो था घोड़े के किनारे एक जगह है इनाम गांव। ओके, और इस जगह पे 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। तो इनाम गांव में कहाँ लोग रहते थे, तो 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि वह कौन सा जगह है जहाँ वयस्कों को सीधे गड्ढे में लिटा कर दफनाया जाता था, तो वो था इनाम गांव। ओके, इनाम गांव जो पड़ता है महाराष्ट्र में पड़ता है। उनका सिर उत्तर की ओर होता था, जिनका सिर उत्तर की ओर होता था। इतना क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ओके, कि यहाँ वह कौन सा स्थान है जहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर भी ही दफनाया जाता था, तो वो उत्तर की ओर होता था, तो वो इनाम गांव था। ओके, और कई बार उन्हें घर में के अंदर भी दफनाया जाता था। और ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शौक के पास रख दिए जाते थे। ओके, और एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से जो थे संदूक में दफनाया गया था। और बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। और इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। 100 के पैर जो थे जहाँ रखे गए थे। ओके, तो इनाम गांव जो था वो किस नदी पे स्थित है, तो वो घोड़े के किनारे एक जगह है। सहायक नदी जो है घोड़ा, भीमा की सहायक नदी घोड़ा की एक जगह है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। और ये इस जगह जो है 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। और यहाँ जो वयस्क को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर जो होता था उत्तर की ओर होता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखेंगे कंकाल। अब आगे पॉइंट आप पे आएंगे फ्रेंड। कंकाल का लिंग जो होता था पहचानने का बेहतर तरीका जो होता था उसकी हड्डियों की जांच है। ओके, तो चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती थी, इसलिए उनका जो था कटी प्रदेश या कुल्हा पुरुषों से ज़्यादा बढ़ा होता था। ओके, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम से प्रसिद्ध वैद्य हुए। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में फ्रेंड कि चरक नाम से जो वैद्य थे लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। और उन्होंने चित्र जो था चित्र किस्सा शास्त्र पर चरक संहिता। ओके, तो चरक संहिता, ओके, चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। और वे कहते थे कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। तो इम्पॉर्टेंट है कि फ्रेंड कि आज से लगभग 2000 साल पहले जो था चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चरक संहिता या उन्होंने चित्र किस्सा शास्त्र पर चरक संहिता
चरक संहिता नाम की किताब लिखी और वे कहते थे कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं। ओके, यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। और करीब 3000 साल पहले जो थे, करीब 3000 साल पहले कुछ लोग जो थे बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे, जिसे अश्वमेध यज्ञ कहा जाता था। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। ओके, तो अश्वमेध यज्ञ क्या था? तो अश्वमेध यज्ञ जो होता था 300 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यंत्रों को आयोजित कर राजा के रूप में वे प्रतिष्ठित हो गए, जिसे हम अश्वमेध यज्ञ कहा जाता था। और एक ऐसा ही आयोजन था, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों को देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। और इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई भी करनी पड़ती थी। ओके, और अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा जो है शक्तिशाली था। और इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। ओके, और यह विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। तो अश्वमेध यज्ञ जो पूछता है फ्रेंड, एसर्सन रीजन में अश्वमेध यज्ञ जो था वो किसके द्वारा जो था संपन्न किया जाता था? तो विशिष्ट पुरोहितों के द्वारा जो था वो संपन्न किया जाता था। ओके, इसलिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा जो होते थे बहुत शक्तिशाली राजा माना जाता था। जो अश्वमेध का राजा होता था वो बहुत शक्तिशाली राजा माना जाता था। आगे देखेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। राजा के ऊपर पुरोहित जो होते थे उनका पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। ओके, और विष अथवा वैश्य जैसे समान लोग जो थे उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। ओके, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। तो किसको कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था? तो राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। और विष अथवा वैश्य जैसे समान लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में क्या किया जाता था? शामिल नहीं किया जाता था। ओके, आगे आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट पे। मगध में 2 शक्तिशाली शासक थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मगध में कौन से शक्तिशाली शासक थे? तो मगध में 2 बहुत शक्तिशाली शासक थे। उनका नाम कौन कौन सा था? तो बिंबिसार था और अजातशत्रु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मगध के 2 बहुत शक्तिशाली शासक थे, बिंबिसार और अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों के जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। और महाजनपद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप, आगे देखते हैं, इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। ओके, और बिहार में राजगिरी, वेरी इंपॉर्टेंट पूछता है राजगिरी कहाँ है? तो राजगिरी जो है फ्रेंड बिहार में पड़ता है। ओके, और आधुनिक राजगिरी कई सालों तक मगध की राजधानी बनी। तो मगध की राजधानी कई सालों तक जो था वो कौन सी क्या बनी? तो वो राजगिरी बनी। पहली राजधानी मगध की कौन सी थी? तो राजगिरी थी। ओके, बाद में पाटलिपुत्र यानी पटना को राजधानी बनाया गया। तो दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो पाटलिपुत्र यानी पटना थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था और उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था। ओके, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। तो ओके, और जिसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते हैं। और गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। ओके, तो गढ़ या संघ किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, गढ़ या संघ किसे कहते हैं? कि मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया, उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। और यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते हैं। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे और इसमें से प्रत्येक व्यक्ति जो होता था राजा कहलाता था। ओके, और ये सभी राजा जो थे विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे और सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां जो होती थी वहाँ दास होती थी, दास तथा कर्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। ओके, तो कौन कौन से लोग वहाँ हिस्सा नहीं ले सकते थे गढ़ और संघ में? तो वहाँ जो लोग थे वहाँ स्त्रियां, दास तथा कर्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं फ्रेंड। अब आते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे फ्रेंड सिद्धार्थ थे। ओके, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। ओके, उनका जन्म जो हुआ था लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। पूछता है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व बौद्ध धर्म का जो था वो जन्म हुआ था।
फिर दूसरा ऑप्शन देगा तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। और बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य जो नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। तो बुद्ध क्षत्रिय थे, शाक्य जो होते थे वो छोटे से गढ़ से संबंधित होते थे। ओके, और उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की थी। तो बोध गया बिहार में पीपल के वृक्ष के नीचे किसने तपस्या की थी? तो गौतम सिद्धार्थ ने की थी। ओके, गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने की थी। और अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने लगे। जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई तब वो बुद्ध के रूप में जाने लगे। ओके, पहले वो सिद्धार्थ थे। तो उन्होंने बोध गया में बिहार में पीपल वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या किया था, अतः उन्हें जो था ज्ञान प्राप्त हुआ था और इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। आगे देखते हैं फ्रेंड, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। ओके, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। तो गौतम बुद्ध ने पहली बार उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, जो वाराणसी के निकट है। ओके, और अब आप बात करिए कुशीनारा में जो था गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट कि कुशीनारा में किसकी मृत्यु हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में जो है व्यतीत किया था। अब आगे थे नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आते सारनाथ स्तूप क्या है? सारनाथ स्तूप जो होता था फ्रेंड, इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता था। ओके, और यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया। तो बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया। इसमें फ्रेंड ये जो हम है इसमें सारे हिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएंगे। कल तक में सारी हिस्ट्री का कंप्लीट हो जाएंगे जितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारनाथ स्तूप जो था इस इमारत के को स्तूप के नाम से जाना जाता था और यहीं पर बुद्ध ने अपना जो था सर्वप्रथम उपदेश दिया था और इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। ओके, तो बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया, कहाँ दिया? तो सारनाथ स्तूप जो बना है ना, सारनाथ में जो स्तूप था, वहाँ जो स्तूप है बड़ा सा सारनाथ में, वो जो बड़ा सा बना है उसको स्तूप जब कहा जाता था, सारनाथ स्तूप। ओके, और इस इमारत को, वहाँ इमारत जो बड़ा सा बना है जिसका लोग वो करते हैं, फेरे लगाते हैं, तो वो क्या है? वो उसको स्तूप के नाम से जाना जाता था। ओके, और इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता था और यहीं पर बुद्ध ने जो था अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। ओके, और इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। जब बुद्ध ने वहाँ उपदेश दिया तो उसी घटना की स्मृति में वहाँ स्तूप का निर्माण किया गया था, जो सारनाथ में स्तूप जो स्तंभ बना है। ओके, और बुद्ध ने अपनी शिक्षा समान लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध की शिक्षा किस भाषा में थी? तो बुद्ध की शिक्षा जो थी वो प्राकृतिक भाषा में होती थी। आगे देखेंगे फ्रेंड, अब आएंगे भारतीय दर्शन की 6 पद्धति जो थे, षड्यंश थे। ओके, भारतीय दर्शन की 6 पद्धति या षष्ठ दर्शन होते थे। कौन कौन से दर्शन होते थे? तो ये वैशेषिक दर्शन होते थे, न्याय दर्शन होते थे, सांख्य दर्शन होते थे, योग दर्शन होते थे, पूर्व मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन और उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैच करने के लिए क्वेश्चन देता है। तो दर्शन की इन पद्धतियों की स्थापना क्रमशः जो थी ऋषि मुनि कणाद ने की थी। ओके, तो वैशेषिक दर्शन जो था वो ऋषि मुनि कणाद का था, न्याय दर्शन गौतम का, सांख्य दर्शन कपिल का, योग दर्शन पतंजलि का, पूर्व मीमांसा दर्शन जैमिनी का था। ओके, तो इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पॉइंट है उपनिषद जो होता था फ्रेंड। उपनिषद क्या होता था? पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन। उपनिषद जो होता था उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा था। उपनिषद क्या था? उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा था। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो गुरु के समीप बैठना होता है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 3 बार पूछ चुका है एग्जाम में कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ जो होता था गुरु के समीप बैठना होता था। ओके, और प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा की व्याकरण की रचना की। तो संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना किसने की? तो पाणिनि ने की थी। ओके, और जैन धर्म के कितने तीर्थकर थे? तो जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर जो थे वो वर्तमान महावीर थे। ओके, और वर्तमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया और वो वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। तो जैन धर्म के जो संस्थापक, कौन से संस्थापक वर्तमान महावीर थे? तो 24वें और तथा अंतिम तीर्थकर वर्तमान महावीर थे। ओके, और वो किस संघ के थे? तो वो वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। ओके, और 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था और जंगल में रहने लगे और 12 वर्ष तक, आगे देखेंगे फ्रेंड, 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकांकी जीवन व्यतीत किया और इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ओके,
और महावीर ने फ्रेंड अपनी शिक्षा किस भाषा में दी, तो प्राकृतिक भाषा में दी थी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके और देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक के अलग अलग रूप जो थे प्रचलित थे और प्रचलन क्षेत्र के आधार पर जो था, प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली भाषा प्राकृतिक कहलाती थी, जिसे मगधी कहलाती थी। ओके, तो महावीर के जो शिक्षा का उपदेश का था वो किस भाषा में था, तो प्राकृतिक भाषा में था। वर्तमान महावीर कौन से तीर्थकर थे, तो 24वें तथा अंतिम तीर्थकर थे। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में बल्लभी नाम के स्थान पर लिखी गई थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि जैन धर्म की शिक्षाएं 1500 वर्ष पूर्व कि बल्लभी नामक किस स्थान पे गुजरात में लिखी गई थी, तो बल्लभी नामक स्थान पे लिखी गई थी, गुजरात में लिखी गई थी। बल्लभी नामक स्थान पे लिखी गई थी और कहाँ लिखी गई थी, तो गुजरात में लिखी गई थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जैन शब्द जो बना है किस शब्द से निकला है, तो जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो जिसका अर्थ जो होता है विजेता होता है। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम क्या कहलाते थे, तो विनय पिटक नामक ग्रंथ से मिलते थे। तो बौद्ध भिक्षुओं के जो नियम होते थे वो कहाँ से बने थे, तो विनय पिटक से होते थे। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण थे, क्षत्रिय होते थे, व्यापारी होते थे, नाई होती थी, गणिकाएँ होती तथा दास कर्म शामिल होते थे। और स्वयं तत्वस्वांग तथा अन्य तीर्थकारियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा केंद्र जो है नालंदा बिहार में अध्ययन किया था। ओके, तो अशोक जो था, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना जो थी उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। ओके, और चाणक्य या कौटिल्य जो था नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। और चाणक्य के कई विचार जो है हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट पे। साम्राज्य में बहुत से नगर होते थे और साम्राज्य की राजधानी जो थी वो कहाँ थी, पाटलिपुत्र थी, उज्जैन थी और तक्षशिला जैसे नगर जो थे वो प्रमुख होते थे। ओके, तक्षशिला कहाँ है, तो तक्षशिला उत्तर पश्चिम में और मध्य एशिया के लिए आने जाने का क्या था, मार्ग था। और दूसरी तरफ उज्जैन जो था वो उत्तरी भारत के दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। ओके, और अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम के जो कम्बल होते थे के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण भारत और सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। ये किस पुस्तक में लिखा गया है, तो ये अर्थशास्त्र में लिखा गया है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मेगस्थनीज क्या था, मेगस्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत था। ओके, तो मेगस्थनीज किसका राजदूत था, तो मेगस्थनीज जो था सेलुकस निकेटर का राजदूत था। ओके, और किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। और कब आया था, तो पश्चिम एशियाई के यूनानी राजा जो था सेलुकस निकेटर के राजदूत था। ओके, तो किसका राजदूत था, तो पश्चिम एशियाई यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत था। और किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। अब आगे देखते हैं फ्रेंड, अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। तो सबसे प्रसिद्ध मौर्य वंश के कौन से शासक थे, तो अशोक थे। और वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। और अशोक के ज़्यादातर अभिलेख जो होते थे वो प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में होते थे। ओके, और अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय ब्रिटिश विद्वान जेम्स प्रिंसेप को जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। और अशोक की ज़्यादातर अभिलेख जो होते थे किस भाषा में होते थे, तो प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में होते थे। ओके, और अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय किसे जाता है, तो जेम्स प्रिंसेप को जाता है। और कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। तो कलिंग तटवर्ती किसका प्राचीन नाम है, तो उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा था। ओके, लेकिन यह युद्ध जो था जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध के से वितड़ा हो गई और उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। ओके, और अशोक के धम्म में किसी देवता की जो है पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं
वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी क्या होते थे, प्रेरित हुए थे। ओके, तो अशोक के धम्म जो है वो प्राथमिक स्रोत में भी आते हैं और किसी देवता की और तथा किसी कर्मकांड की कोई आवश्यकता इसमें नहीं होती थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए थे। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है, अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे थे। ओके, तो अशोक ने अपने धम्म के विचारों में प्रसारित करने के लिए कहा जो है सीरिया, मिस्र, ग्रीस में क्या भेजे, दूत भेजे और अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु उसे श्रीलंका भेजा। ओके, और इस उपमहाद्वीप में लोगों का प्रयोग जो होता था लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था और महापाषाण कब्बों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले। आगे देखते हैं फ्रेंड, करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण यहाँ मिलता था। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए, कुल्हाड़ियों और जुताई के लिए हलों के जो थे फाल शामिल हैं। ओके, और लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन जो होता था बढ़ गया था। अब आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांव जो थे, कम से कम 3 तरह के लोग इसमें रहते थे अधिकांश गांव में। ओके, तमिल क्षेत्र में जो होता बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था, तो तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी जो होते थे उनको बेलल्ला कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बेलल्ला किसको कहा जाता था, तो भूस्वामियों को क्या कहा जाता था, तो बेलल्ला कहा जाता था। ओके, और बेलल्ला किसे कहा जाता था, तो भूस्वामियों को कहा जाता था। साधारण हलवाहों को क्या कहा जाता था, तो साधारण हलवाहों को उड़वार कहा जाता था। उड़वार जो होता था किसको कहा जाता था, तो साधारण हलवाहों को कहा जाता था। ओके, और भूमिहीन मजदूरों को क्या कहा जाता था, तो भूमिहीन मजदूर को दास, कैडिशियार और अदमई कहलाते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि दास, कैडिशियार और अदमई कौन कहलाते थे, तो भूमिहीन मजदूर कहलाते थे। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट आएंगे पॉइंट पे। देश के उत्तरी हिस्सों में गांव का प्रधान होता था जिसे हम ग्राम भोजक कहलाता था। तो गांव का प्रधान को क्या कहते हैं, तो ग्राम भोजक कहते थे। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद जो था आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गाँव का जो होता था सबसे बड़ा भूस्वामी होता था और साधारणतः इनकी जमीन पर उनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण राजा भी कर वसूलने का काम जो था इन्हें ही सौंप देते थे। ओके, और ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। आगे देखेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे। ओके, जिन्हें गृहपति कहते थे और इन्हें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। और इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष होते थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी, जिसे इनमें दास कर्मकार आते थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें दास कर्मकार कहा जाता है। ओके, और जिन्हें दूसरे की ज़मीन पर काम करने के पर जीविका चलानी पड़ती थी तो उन्हें हम दास कर्मकार कहते थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं फ्रेंड। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। तो संगम साहित्य किसे कहते हैं, तो तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को हम संगम साहित्य कहते हैं। और इनकी रचना कब हुई थी, तो इनकी रचना 2300 साल पहले की गई थी। ओके, जिन्हें हम संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। ओके, तो संगम साहित्य का संकलन कहाँ हुआ था, तो मदुरै के कवियों के सम्मेलन में हुआ था, मदुरै में हुआ था। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है, मदुरै के कवियों के सम्मेलन में हुआ था। ओके, और इनका संकलन किया जाता था और गाँव में रहने वाले के जिन तमिल जो थे नामों का उल्लेख यहाँ किया जाता था वे संगम साहित्य में पाए जाते थे। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। पुरातस्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। पुरातस्थलों से क्या मिले हैं, तो शिल्पों के नमूने मिले हैं। इन्हें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था। ओके, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड। कपड़ों का उत्पादन जो होता था बहुत महत्वपूर्ण था और उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। ओके, और यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे जिन्हें श्रेणी कहते हैं। तो श्रेणी किसे कहते हैं, तो जहाँ शिल्पकार तथा व्यापारी जो थे अपने संघ बनाते उसे हम श्रेणी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि श्रेणी किसे कहते हैं, तो जहाँ शिल्पकार तथा व्यापारी संघ बनाने लगे उन्हें हम श्रेणी कहते हैं। और कपड़ों का उत्पादन जहाँ महत्वपूर्ण था तो उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। ओके, अब आगे देखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट पे शिल्पकारों की श्रेणियों का काम का जो था वो प्रशिक्षण केंद्र देना होता था। आगे देखेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशिक्षण केंद्र देना होता था, कच्चा माल उपलब्ध कराना होता था तथा तैयार माल का जो था तो वितरण करना था। ओके, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां जो थी व्यापार का संचालन करती थी। अब आगे देखते हैं फ्रेंड, दक्षिण भारत जो था वो सोना, मसाले, खास तौर पर जो था काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए जाना जाता था। ओके, काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए क्या जाना जाता था। ओके, और काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में जो थी इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से जाना जाता था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में किस नाम से जाना जाता था, तो काले सोने के नाम से जाना जाता था। ओके, राइट आंसर इसमें काला सोना होगा इसमें। अब हम आगे देखेंगे फ्रेंड पॉइंट पे, हिमालय से मिले रत्न और सोना। ओके, और दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ मिली थी। तो चंदन की लकड़ियाँ कहाँ से मिली थी, तो चंदन की लकड़ियाँ जो मिली थी दक्षिण की पहाड़ियों से मिली थी। रत्न और सोना कहाँ से मिला था, तो हिमालय से मिले थे। ओके, और फिर है इसमें दक्षिणी सागर में के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे मिले थे। तो मोती और जो थे मूंगे वो कहाँ मिले थे, तो मोती जो मिला था वो दक्षिण सागर में और मूंगा जो मिला था वो पूर्वी सागर में मिला था। ओके, और फसलें जो थी गंगा और कावेरी की फसलें यहाँ मिली थी। और श्रीलंका से आए थे खादान कहाँ से आए थे, तो खादान जो आए थे वो श्रीलंका से आए थे। ओके, और मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात कहाँ से आए थे, तो वो म्यांमार से आए थे। वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे देखते हैं फ्रेंड, संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती थी। यह एक तमिल शब्द है। तो ये पूछता है फ्रेंड कि तमिल शब्द मूवेंदार की चर्चा किस कविता में मिलती थी, तो संगम कविताओं में मिलती थी। ओके, संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती थी। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ क्या होता था, तीन मुखिया होता था। ओके, और इसका प्रयोग जो थे तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया जाता था, चोल, चेल और पांड्या। तो चोल, चेल और पांड्या। ओके, तो संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती थी और जिसका प्रयोग कितने शासकों के द्वारा किया जाता था, तीन शासकों के द्वारा किया जाता था। वो कौन कौन से शासक थे, चोर, चेर और पांड्या। वेरी इंपॉर्टेंट, चोर, चेर और पांड्या थे। ओके, संगम साहित्य के जो तीन वो थे, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं फ्रेंड, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो सत्ता केंद्र होते थे। ओके, चोर, चेर और पांड्या के अपने दो सत्ता केंद्र होते थे। उनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में होता था। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो मूवेंदार के जो तीन मुखिया होते थे उनका जो सत्ता केंद्र था वो किस हिस्से में होता था, तो वो अंदरूनी हिस्से में होता था, ना कि बाहरी हिस्से में होता था। ओके, तो दूसरा जो था तटीय हिस्सों में जो दूसरा था वो अंदरूनी हिस्सों में होता था। और इस तरह जो थे 6 केंद्र थे उसमें, और 2 जो थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। ओके, एक जो थे एक चोलों का पतन फुहार था और दूसरा कावेरी पट्टनम, दूसरा जो था पांड्यों की राजधानी थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि चोलों का पतन कहाँ हुआ था, तो चोलों का पतन जो हुआ था फुहार में हुआ था। ओके, और पांड्यों की राजधानी का फुहार या कावेरी पट्टनम में हुआ था। फुहार या कावेरी पट्टनम में चोलों का पतन हुआ था, फुहार और या कावेरी पट्टनम में। और पांड्यों की राजधानी कहाँ थी, तो पांड्य की राजधानी जो थी मदुरै थी। पांड्य की राजधानी जो थी मदुरै थी। ओके, और जो फुहार या कावेरी पट्टनम और पांड्य की राजधानी मदुरै थी। सातवाहन का सबसे प्रमुख राजा कौन था, तो गौतमीपुत्र था। तो गौतमीपुत्र किसका प्रमुख राजा था, तो सातवाहनों का प्रमुख राजा था। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा तो था गौतमीपुत्र था। ओके, और गौतमीपुत्र सी सातकर्णी था। सातवाहनों का प्रमुख राजा गौतमीपुत्र सी सातकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बल्ब सी द्वारा दान किए गए अभिलेखों से पता चलता है। और वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। तो सातवाहन शासकों को क्या कहा जाता था, तो सातवाहन शासकों को दक्षिणापथ का स्वामी भी कहा जाता था। ओके, इंपॉर्टेंट है। और सातवाहनों का सबसे प्रमुख शासक कौन था, तो गौतमीपुत्र सी सातकर्णी था। गौतमीपुत्र सी सातकर्णी जो था वो सातवाहन का सबसे प्रमुख शासक था और उसकी माँ जो थी गौतमी बल्बी थी। और ओके, और वह अन्य सभी सातवाहन शासक जो थे दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन था, तो कुषाण था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, कुषाण जो सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला पहला शासक कौन था, किस वंश का था, तो कुषाण वंश का था। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पे खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है कि इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिशेर द्वारा
एक काव्य के रूप में की गई थी। ओके, और यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। और यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। तो जो है कि गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा जो थे समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। और इसकी रचना कहाँ हुई थी? तो इसकी रचना जो हुई थी समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिश्चंद्र द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है और जिसे प्रशस्ति कहते हैं। और यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। ओके, अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। वीणा बजाने वाला राजा जो था समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट, समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर क्या करते हुए दिखाया गया था? तो वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। आर्यवत के 9 शासक थे जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो आर्यवत के 9 शासकों को किसने हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया? तो समुद्रगुप्त ने। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट पे। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक थे। तो दक्षिणापथ के कितने शासक होते थे? तो 12 शासक आते थे दक्षिणापथ में। और इन सब से हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। ओके, और समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की क्या दी थी? अनुमति दे दी थी। आगे देखेंगे फ्रेंड। असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम कई गढ़ या संघ ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे। तो समुद्रगुप्त के लिए उपहार कौन लाता था? तो गढ़ या संघ लाते थे। जो असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या संघ होते थे। ओके, और उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे और तथा उनके दरबार में उपस्थित जो हुआ करते थे। ओके, आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड कुषाण तथा शक वंश के, और इसमें श्रीलंका के शासक भी रहते थे और इन्होंने समुद्रगुप्त के अधीन स्वीकार की। ओके, और अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे किया था। ओके, और समुद्रगुप्त की माँ जो थी कुमार देवी थी जो लिच्छवीगढ़ की थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, समुद्रगुप्त की जो माँ थी वो किस गढ़ की थी? तो लिच्छवीगढ़ की थी। ओके, और पिता जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के पहले शासक थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पहले शासक जो थे वो समुद्रगुप्त के पिता थे जिन्हें जो महाराजाधिराज से जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। तो किसने महाराजाधिराज की बड़ी उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त वंश के शासक जो थे। ओके, समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त ने यह जो उपाधि धारण की और समुद्रगुप्त ने यह उपाधि धारण की और उसके दादा और परदादा के महाराज के रूप में जो है उल्लेख है इसमें उसकी उपाधि में। समुद्रगुप्त के बेटे जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय थे। ओके, समुद्रगुप्त का बेटा कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। और अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक को उन्होंने परास्त किया। ओके, समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय ने उस अंतिम शासक को परास्त किया था। अब आते हैं नेक्स्ट पे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट, बाणभट्ट थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि जो थे वो बाणभट्ट थे। ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षसरिता लिखी थी। ओके, तो हर्षसरिता वो किस में लिखी थी? तो हर्षसरिता उन्होंने संस्कृत में लिखा था। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का जो है वर्णन है। और चीनी तीर्थयात्री ष्वेनसांग, ओके, ष्वेनसांग काफ़ी समय से लिए हर्ष के दरबार में रहे। तो कौन से यात्री जो थे काफ़ी समय तक हर्ष के दरबार में रहे? तो हेनसांग। ओके, हेनसांग थे। राइट आंसर जो था इसमें होगा हेनसांग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं फ्रेंड। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेश्वर के राजा बने और उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर लिया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। तो दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश के कौन थे? तो पल्लव और चालुक्य थे। ओके, पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य जो था उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था, जबकि चालुक्यों का राज्य जो था कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। ओके, और चालुक्यों की राजधानी जो थी कहाँ थी? तो चालुक्यों की राजधानी जो होती थी वो एहोल थी। तो एहोल कहाँ किसकी राजधानी थी? तो एहोल जो होती थी वो चालुक्यों की राजधानी होती थी। ओके, और यह एक बहुत व्यापारिक केंद्र भी था। तो एहोल जो था वो एक चालुक्यों की राजधानी होता था और यह एक बहुत व्यापारिक केंद्र था। ओके, और पुलकेशिन सेकंड सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे और उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से चलता है। तो
तो ओके कि पुलकेशी सेकंड सबसे प्रसिद्ध चालुक राजा थे और उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि प्रशस्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से जो है चलता है। और पल्लव और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया था। और नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड, पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा होती थी और उनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामी का संगठन, जिसे सभा कहते हैं। तो सभा किसे कहते हैं? तो ब्राह्मण और भूस्वामियों का जो संगठन होता था ना, उसे हम सभा कहते हैं। ओके, और ये सभाएं जो होती थी उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। और जिस इलाके के भूस्वामी जो थे, भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ जो था उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई थी। और नगरम व्यापारियों के संगठन का नाम था। नगरम क्या था? तो नगरम जो था वो व्यापारियों को संगठन को कहा जाता था। ओके, इंपॉर्टेंट है। अब आएंगे फ्रेंड नेक्स्ट, कालिदास इनका प्रसिद्ध नाटक जो है अभिज्ञान शाकुंतलम है। दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। ओके, इसमें तो कालिदास की रचना जो है अभिज्ञान शाकुंतलम है। ओके, पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। लौ स्तंभ जो है महरौली दिल्ली में है। ओके, में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौ स्तंभ जो है भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। तो भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का अद्भुत उदाहरण क्या है? तो लौ स्तंभ जो है महरौली दिल्ली में है। ओके, और इसकी ऊंचाई जो होती है फ्रेंड वो 7.2 मीटर होती है और वजन जो होता है 3 टन से भी ज़्यादा है। ओके, और इसका निर्माण जो है लगभग 1500 साल पहले हुआ था और इसमें चंद्र नाम का एक शासक का जिक्र है। तो इंपॉर्टेंट है, चंद्र नाम के शासक का जिक्र कहाँ है? तो दिल्ली के लौ स्तंभ, दिल्ली के कुतुब मीनार के परिसर में उसका जिक्र है। जो आगे देखेंगे, जो था फ्रेंड, जो संभवतः गुप्त वंश के शासक थे। ओके, और आचार्य की बात यह थी कि उनकी शताब्दियों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। आश्चर्य की बात यह थी कि इतनी शताब्दी के बाद भी उस लौ स्तंभ में जंग नहीं लगा है। ओके, आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड कि मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता था? वेरी इंपॉर्टेंट कि मंदिरों का महत्वपूर्ण भाग जो होता था फ्रेंड गर्भगृह कहा जाता था। ओके, गर्भगृह जो होता है फ्रेंड, जहाँ देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी जाती हैं मंदिरों में, उसे हम गर्भगृह कहते हैं। और जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। ओके, और इसी स्थान पर पुरोहित जो होते थे धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त जो थे पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह जो होता था फ्रेंड वो एक पवित्र स्थान के लिए दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक जो निर्माण किया जाता था उसे शिखर कहते हैं। तो मंदिरों के ऊपर जो काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था उसे क्या कहते हैं? शिखर कहते थे। ओके, और अधिकतर जो थे फ्रेंड, अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। मंदिर में जो मंडप होता है, जो सभागार होता है जहाँ लोग बैठते हैं, इकट्ठा होते हैं, उसे हम मंडप के नाम से जानते हैं। ओके, तो राइट आंसर इसमें जो फ्रेंड मंडप इंपॉर्टेंट है। तो अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी और यह एक सभागार होता था जहाँ लोग क्या होते थे? इकट्ठा होते थे। अब आगे देखेंगे फ्रेंड, अजंता यह वह, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। अजंता जो है वह जगह है जहाँ के पहाड़ों के सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। तो जो है पहाड़ों के सैकड़ों सालों की गुफाएं कहाँ खोदी गई? तो वो अजंता में खोदी गई। ओके, और इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षु के लिए जो है बनाए गए विहार थे। तो बौद्ध भिक्षु के लिए जो बनाए गए विहार होते थे वो किस चीज़ों से बने होते थे? वो जो होते थे फ्रेंड लकड़ी के बने होते थे। ओके, और वो कहाँ पे थे? तो वो अजंता में थे। और इनमें से कुछ को चित्रों पर सजाया गया था और इन चित्रों के रंग जो थे 1500 साल बाद ही भी चमकदार थे और ये रंग जो होते थे पौधे तथा खनिजों के लिए बनाए गए थे। ओके, अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया था राष्ट्रकूट काल का है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि एलोरा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया, ये किस काल का है? तो ये राष्ट्रकूट काल का है। ओके, और नेक्स्ट देखेंगे एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिलाब्धिकारम ओके की रचना जो है इलांगो नाम के कवि ने की। तो शिलाब्धिकारम की रचना जो है तमिल महाकाव्य जो है वेरी इंपॉर्टेंट की रचना किसने की? तो इलांगो नामक कवि ने की। ओके, इलांगो नामक कवि ने की। आगे देखेंगे एक और तमिल महाकाव्य मणि मेखलाई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया। तो मणि मेखलाई जो था उसको किसने लिखा था? तो उसको लिखा था सतनार ने। और शिलाब्धिकारम को किसने लिखा था? तो शिलाब्धिकारम को लिखा था इलांगो ने। ओके, ये तमिल महाकाव्य फ्रेंड वेरी इंपॉर्टेंट है कि शिलाब्धिकारम को इलांगो ने लिखा था और उसके बाद तमिल महाकाव्य मणि मेखलाई जो 1400 साल पहले सतनार नामक द्वारा लिखी गई थी। तो मणि मेखलाई जो महाकाव्य था वो 1400 साल पहले लिखा गया था फ्रेंड। ओके, और सतनार नामक कवि के द्वारा लिखा गया था। आगे देखेंगे नेक्स्ट है फ्रेंड
पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास के नाम से के ऋषि से संकलित किया गया था। ओके, पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास के नाम के ऋषि से संकलित किया गया था। और भारत में इसे भगवत गीता भी है इसमें। ओके, महाभारत में इसे भगवत गीता भी है। ओके, महाभारत में भगवत गीता भी है। अब आगे देखेंगे, रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। वे विजयी होकर कौशल के राजधानी अयोध्या लौटे और संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते थे। ओके, तो रामायण के लेखक संस्कृत कौन माने जाते थे? तो वाल्मीकि। आगे देखेंगे, इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। तो आर्यभट्टियम नामक पुस्तक किसने लिखी? गणित खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने लिखी। ओके, और इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी पर अपनी दूरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि रोज सूर्य निकलता और डूबता है और रात पृथ्वी पर अपनी दूरी चक्कर काटने की वजह से होते हैं। ये किसने कहा था? तो ये आर्यभट्टियम नामक कवि ने अपने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक में लिखा है। ओके, तो आर्यभट्टियम के लेखक कौन थे? तो खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे। इंपॉर्टेंट है। अब आगेंगे नेक्स्ट पे फ्रेंड, बारामिहिर ब्रह्मपुत्र और भास्कराचार्य जो थे कुछ गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे। तो कुछ गणितज्ञ तो बारामिहिर ब्रह्मगुप्त भास्कराचार्य कौन थे? तो गणितज्ञ और क्या थे? खगोलवेत्ता थे। ओके, आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है। तो आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की किसकी विख्यात पद्धति है? जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। और प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक और सुश्रुत। तो चरक और सुश्रुत क्या थे? तो चरक और सुश्रुत जो था वो आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान का जो था एक चिकित्सक होते थे। ओके, और चरक द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो चरक द्वारा रचित पुस्तक जो है चरक संहिता है। और इसकी अपनी रचना जो है सुश्रुत संहिता में इसे सुश्रुत से शल्य चिकित्सा की विधियों का जो विशिष्ट में वर्णन किया गया है। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी में मिनाज ए सिराज द्वारा किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग कब किया गया था? तो 13वीं शताब्दी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो मिनाज ए सिराज के द्वारा किया गया था। ओके, और 14वीं शताब्दी में इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में, दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड, मुसलमानों में कुछ शिया थे। जो मुसलमान थे उसमें कुछ शिया होते थे जो पैगंबर साहब के दमाद अली को मुसलमानों का जो था विधि सम्मत नेता मानते थे। और कुछ सुन्नी होते थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे और इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का जो था नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इसकी परंपरा चलती रही। ओके, अब आगे देखते हैं फ्रेंड, 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। कौन कौन से युगों में बांटा था? हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश का यह विभाजन था। तो 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेजी इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। तो वो कौन कौन सा युग था? तो वो था हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। ओके, आगे देखेंगे, तमिलनाडु के शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते थे। ओके, और सबसे अधिक जो थे उसमें उल्लेखित करते थे जिसे हम वेट्टी कहते हैं। वेट्टी क्या होता था? वेट्टी जो होता था फ्रेंड वो नगद की बाजार जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। ओके, और यानी जबरन श्रम और कदमई यानी कि भू राजस्व होते थे। ओके, आगे देखेंगे, राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? तो कल्हड़ ने की थी और द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है ये, और जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का क्या है इतिहास इसमें दर्ज है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट है कि गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक सदियों तक जो है कन्नौज के ऊपर उनका नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। वेरी इंपॉर्टेंट है कि गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक जो थे वो किस पर उनका नियंत्रण था? जो थे तो उस पर वो कन्नौज पे उनका नियंत्रण था। ओके, और चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे। वो कौन से पक्ष थे? 3 पक्ष थे जिसे हम त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से भी हम जाने जाते हैं। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन से त्रिपक्षीय संघर्ष में ऐसे पूछता है क्वेश्चन फ्रेंड कि त्रिपक्षीय संघर्ष में वो कौन से तीन शासक थे? तो वो थे गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल उन्होंने जो है कन्नौज के ऊपर जो है नियंत्रण किया। ओके, और नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड, अफगानिस्तान के गजनी का महमूद ऐसा ही एक शासक था।
उसने जो है धार्मिक पूर्वाग्रहों से प्रेरित होकर उपमहाद्वीप पे 17 बार 1000 से 125 ईस्वी तक जो है हमला किया। ओके, तो और उसका निशाना था, और उसमें संपन्न मंदिर जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल है। तो गुजरात का सोमनाथ मंदिर जो शामिल है उस पर वो किसके थ्रू शामिल है, तो महमूद गजनी के थ्रू। ओके, जो एक शासक था उसने धार्मिक पूर्वाग्रह प्रेरित किया और उपमहाद्वीप पे 17 बार आक्रमण किया, जिसमें हम गुजरात के सोम मंदिर को भी लेते हैं। अब आगे देखेंगे फ्रेंड, कावेरी डेल्टा में मुटियार नाम से एक प्रसिद्ध छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता होती थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के क्या थे, मातहत होते थे। ओके, तो पल्लव राजाओं के मातहत थे। और उरैयार के चोल वंशी प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुटियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहाँ तंजावुर शहर और निशुम्भना सूदनी देवी का मंदिर बनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट, तंजावुर शहर और निशुम्भना सूदनी मंदिर का निर्माण जो है किसने किया, तो वो विजयालया ने किया। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड, चोल साम्राज्य मुख्य रूप से वर्तमान दक्षिण भारत में तमिलनाडु के नाम से जाने जाने वाले क्षेत्र में स्थित था। तो चोल साम्राज्य कहाँ जो था, वो चोल साम्राज्य जो था फ्रेंड वो मुख्य रूप से वर्तमान दक्षिण भारत में तमिलनाडु के नाम से जाने वाले क्षेत्र में से स्थित था। ओके, और उनकी राजधानी कहाँ थी, तो चोल लोगों की राजधानी जो थी शुरू में थी उरैयूर थी और बाद में तंजावुर थी। ओके, पहले उनकी राजधानी जो थी उरैयूर थी और बाद में तंजावुर, जिसे तंजौर के नाम से भी जाना जाता था, जिसे हम किस नाम से जानते थे, तंजौर नाम के से भी जानते थे, और जो वो नाम से जाना जाता था फिर स्थानांतरित कर दिया गया। ओके, राजा प्रथम जो सबसे शक्तिशाली शासक था, चोल शासक माना जाता था। चोल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो राजराज प्रथम था। राजराज प्रथम जो था वो चोल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता था। और राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को क्या किया, जारी रखा। ओके, तो राजराज का पुत्र कौन था, तो राजेंद्र प्रथम था। चोल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक तो कौन था, राजराज प्रथम था। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगोई कुंडा चोलपुरम मंदिर। तो वेरी इंपॉर्टेंट, तंजावुर का गंगोई कुंडा चोलपुरम मंदिर किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो कौन बनवाया था, तो राजा और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाया गया था। ओके, और दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के लिए स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। और मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था काष्ठ प्रतिमाएं बनाने का काम। ओके, तो काष्ठ प्रतिमाएं बनाने का काम किसके शासनकाल में हुआ, चोल लोगों के शासनकाल में हुआ। ओके, चोल, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, चोल काष्ठ प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट काष्ठ प्रतिमाओं में गिनी जाती थी। वेरी इंपॉर्टेंट कि वह कौन सी काष्ठ प्रतिमा है जो सबसे उत्कृष्ट काष्ठ प्रतिमाओं में गिनी जाती थी, तो वो चोल काष्ठ प्रतिमाएं। ओके, और ज़्यादातर प्रतिमाएं जो होती थी वो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं जो होती थी वो भक्तों की भी होती थी, भक्तों की भी की गई थी। ओके, अब आगे देखते हैं फ्रेंड, किसानों की बस्तियों को उर कहलाती हैं। किसानों को बस्तियों को क्या कहते हैं, तो उर कहते हैं। ओके, और सिंचित खेती के साथ जो था बहुत समृद्ध हो गई थी। और इस तरह के गाँवों के समूह में जो था नाड़ू कहा जाता है। गाँवों के समूहों में जो लोग रहते हैं उसे नाड़ू कहा जाता है। ओके, और ग्राम परिषद जो होता था और नाड़ू न्याय और कर वसूलने जैसे जो थे वो प्रशासकीय कार्य करते थे। ओके, तो न्याय और कर वसूलने जैसे प्रशासकीय कार्य कौन करते थे, तो ग्राम परिषद और नाड़ू करते थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे फ्रेंड, चोल काल के दौरान मूवेंदावेलन और अनयार की उपाधियां अमीर जमींदारों, धनी भूमि स्वामियों या सामग्रों को दी जाती थी। ओके, और नेक्स्ट आते हैं इतिहास जो होता था, तारीख जो था एक वचन या तवारीख बहुवचन है, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट कि फारसी तारीख या तवारीख जो एक वचन जो होता था, एक बहुवचन होता था, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा होती थी वो फारसी में लिखे गए थे। ओके, और तवारीख के जो लेखक होते थे फ्रेंड वो सचिव होते थे, प्रशासक होते थे और कवि होते थे, और दरबारी जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे, और वे न्याय संगत शासन के महत्व बल भी देते थे। ओके, और तवारीख के लेखक जो होते थे, तवारीख के लेखक नगरों में विशेषकर दिल्ली में रहते थे और गांव में शायद कभी नहीं रहते। वेरी इंपॉर्टेंट है कि तवारीख के जो लेखक होते थे वो कहाँ रहते थे, तो वो गाँव में नहीं रहते थे, कभी नहीं रहते थे, वो शहर में रहते थे। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। ओके, और ये लेखक जो होते थे अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे, और उनके विचारों से सारे लोग जो थे सहमत नहीं होते थे। ओके, सन 1236 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया, तो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? रजिया सिंहासन पर बैठी। ओके, और उस युग के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। वेरी इंपॉर्टेंट, वह कौन सा युग था जिसमें मिन्हाज सिराज ने यह स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी? वो कौन था? तो वो रजिया थी। ओके, रजिया इल्तुतमिश की बेटी थी, लेकिन फिर भी वो एक रानी के शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। ओके, वो अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी मिन्हाज स्वीकार उसे रानी की मान्यता नहीं दे पा रहा था। ओके, और मिन्हाज सिराज कौन थे? तो मिन्हाज सिराज जो था का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। ओके, आगे नेक्स्ट आगे देखेंगे फ्रेंड, इसलिए वह पूछता था कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से उसे हासिल क्या हुआ? तो ये किसने कहा है? ये रजिया ने कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड एग्जाम में। ओके, कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि उसकी मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी ताकतवर इतनी शानदार खूबियाँ जो है से उसे हासिल क्या हुआ? ओके, तो रजिया ने लिखा था, और रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है। तो ओके, उसने अपने सिक्कों पे और अभिलेखों में अंकित करवाया था कि वो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी ही थी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे।